मुझे उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे और लंबी उम्र अता फरमाए और अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के सिवा किसी को अपनी ज़ात का महताज ना होने दें और अल्लाह तमाम बीमारों को सेहत याब करे और अल्लाह ताली तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। आइए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी बहुत डरावनी है, जो करना है कर लें और फिर ये कहानी सुने, क्योंकि ये कहानी सुनते हुए शायद आप अपना बस्तर छोड़ना ही ना चाहें और आप में हिम्मत ना हो। जल्दी से लाइट लगाएं, हैंड फ्री लगाएं और आंखें बंद कर लें। तो आइए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी हमें एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने भेजी थी। कहानी बहुत अनोखी है। उसकी ज़बानी जब मैं और मेरा दोस्त जो एम्बुलेंस चलाते थे, हमारी ड्यूटी इसी एम्बुलेंस पर थी जब हम लाहौर में थे और हमें एक गांव से फ़ोन आया कि हमें सराड अस्पताल जाना है और हमें कुछ तफसीलात बतानी है और एक मर्दा वसूल करना है। जिस्म वहाँ से बात ये थी कि हम तमाम मकामात और तमाम चीज़ों के बारे में जानते थे। जो अमल थे, हम सिर्फ तफसीलात लेकर वहाँ पहुँच गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो सब कुछ पहले ही बता दिया गया था। हमने सिर्फ लाश की शनाख्त बताई थी जो हमें इस शख्स ने दी थी जिसने हमें बुलाया था और हमने लाश वसूल की थी। अब अगली तफसील ये है कि ये एक नौजवान लड़के की लाश थी जो रोज़ी कमाने के लिए शहर आया था। वो गांव का था। अब हुआ यूं कि घर में सिर्फ उसकी माँ थी और वो जो कुछ भी कर रहे थे वो इन लोगों की मदद कर रहे थे जिन्हें मालूम था कि ऐसा कई बार हुआ है कि हमने एक शहर से दूसरे शहर एम्बुलेंस पर लाशें मुंतकिल की हैं, लेकिन ये पहली बार था कि मुझे और मेरे दोस्त को वो लाश वहाँ से उठानी पड़ी। शहर से एक गांव का रास्ता तकरीबन 3 घंटे का था और हमने वो लाश उठाई और रात को सफ़र करना था। हम शाम को सर्द खाने पहुँचते हैं और मीत हमारे हवाले कर दी जाती है। हम वहाँ तकरीबन 1 घंटा गुजारते हैं और कुछ रस्मी काम करते हैं और उसके बाद हम उस गांव के सफ़र पर रवाना हुए। अब अदनान भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दिल के कमज़ोर हैं और जो इन बातों को नहीं मानते, वो प्लीज़ ये कहानी बंद करके सो जाएं, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। और इस रात हमारे साथ क्या हुआ था मैं जानता हूँ कि मेरा साथी और हमारा अल्लाह। तो आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर का मौसम था, बहुत ठंड थी, मोटरवे बंद थी और हमें जीटी रोड से उस गांव पहुंचना था। सफ़र 3 घंटे का था, लेकिन जीटी रोड के ज़रिए ये सफ़र 5 से 6 घंटे का होने वाला था और जैसे जैसे सफ़र लंबा होता गया, अब धुंध की वजह से ट्रैफिक नहीं थी और हमें इसी रास्ते में सफ़र करना था। अब पंजाब में रहने वालों को अंदाज़ा होगा कि पंजाब में किस किस्म की धुंध है। धुंध इतनी है कि चंद मीटर के फासले पर खड़ा शख्स भी दूसरे शख्स को नहीं देख सकता, जिसकी वजह से सर्दी और धुंध के बास लोग रात को जल्दी घरों को चले जाते हैं। ना ट्रैफिक है और ना ही लोग बाहर निकलते हैं। जब हम शहर से निकले तो हमें कुछ ट्रैफिक नज़र आई, लेकिन जैसे ही हमने जीटी रोड को पकड़ा तो हमें बहुत कम ट्रैफिक नज़र आई। गाड़ी इतनी तेज़ नहीं थी। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक हाई रीज था और हम लाश को अपने साथ ले जा रहे थे। मैं आपको बताता हूँ, हम उन चीज़ों के आदी हैं। लाशों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, लाशों को हादसात से बचाना, अस्पताल पहुँचाना। फिर हमारे दिल बहुत मजबूत हो गए हैं। ऐसा नहीं है हमें कोई एहसास नहीं है, लेकिन हम अपने दिल छोटे कर लेंगे तो कौन काम करेगा। यही वजह है कि हमें अपने दिल को मजबूत रखना है। ये काम किसी को करना है, ठीक है। वैसे भी हम अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे थे। मेरा साथी मेरे साथ वाली सीट पर बैठा था। मैं गाड़ी चला रहा था कि धुंध इतनी शदीद थी कि हवा भी उसे पकड़ रही थी। फिर पता चला कि हमने शीशे को दोनों तरफ से नीचे कर दिया था ताकि गाड़ी हुआ चल सके, और जो धुंध गाड़ी के अंदर जमा हो रही थी वो नहीं थी। और हमने एक डस्टर रखा हुआ था जिसे हम गाड़ी के अंदर के वाइपर से थोड़ा सा मारते थे। बाहर की तरफ काम किया जा सकता था। बुसारत बहुत कम थी, इसलिए हम बहुत कम देख सकते थे। मैंने गाड़ी की फोग लाइट्स ऑन कर दी थी कि दूर से नहीं, लेकिन अगर कोई गाड़ी बहुत करीब हो तो कम से कम वो अंदाज़ा लगा सकता है कि सामने से कोई कार आ रही है। और कई बार ऐसा हुआ कि अगर कोई कार काफ़ी देर बाद आती है तो हम उसकी फोग लाइट्स को बहुत करीब से आते हुए देख सकते हैं। हिफाजत का ख्याल हमने लिया, बाकी अल्लाह पर छोड़ दिया। गाड़ी के पिछले हिस्से में जहां लाश थी घप अंधेरा था कि लाश एक ताबूत में भरी हुई थी। जहां से हमने उस लाश को ले जाना था
उसने कहा कि हम उसे आगे से वसूल करेंगे कि तुम उसे गांव ले आओ, लेकिन हम अल्लाह का नाम लेते रहे और अब जब से हम हैं आगे बैठे तो हमने गाड़ी के पिछले हिस्से में कैबिन की लाइट ऑफ कर दी थी और अब उसे ऑन करने की ज़रूरत नहीं थी। जहां हम जा रहे थे वो संगल सड़क थी जिसके दोनों तरफ खेत थे और हमारे पास बहुत सारे लोग थे और सड़क के दोनों तरफ दरख्त अबवॉग में। रात को अगर आप किसी सड़क पर जा रहे हैं और वहाँ डेड बॉडी पड़ी है तो फितरी बात है कि आप डर जाएंगे और हमारे साथ भी वही हुआ जो हमने शुरू कर दिया। थोड़ा सा डर लगता है कि लाश हमारे साथ है, हालांकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम उन चीज़ों के आदी थे, एक शहर से दूसरे शहर में मियतें मुंतकिल करने के लिए। लेकिन ऐसा हो रहा था कि लाशों के मानने वाले हमारे साथ थे, लेकिन ये पहली बार था जब हम अकेले मियत लेकर जा रहे थे। वो कहते हैं कि जो सच माना जाता है वही हो जाता है। तो डीन भाई, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पर यकीन करें। जब गाड़ी इस अंधेरे में चल रही थी, इस धुंध में हम चलती गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। दरमियान में एक सड़क थी जहाँ तामीर का काम जारी था। उन्होंने बाईपास बनाया था, लेकिन बाईपास बहुत लंबा था। अब तामीर हो रही थी। इस वक्त मजदूर काम नहीं कर रहा था। रात का वक्त था, वो सड़क सुनसान थी। मैंने गाड़ी रोकी और जाने लगा और अंदाज़ा लगाया कि शायद गाड़ी गुजर जाए, लेकिन वो जगह अच्छी नहीं थी। वो सड़क बिल्कुल ख़राब थी। हमें इस बाईपास के बाद दूसरी सड़क पर जाना था। हम वहाँ कुछ नहीं समझ सके कि बाईपास बाएं जानिब से बहुत आगे जा रहा था। अब जब मैं सड़क पर थोड़ा आगे गया तो वो सड़क एक बहुत ही तंग सड़क पर बन रही थी, इसलिए मैंने बाईपास को बहुत लंबा रखा। वो बाईपास खेतों और जंगल से जा रहा था। मैंने गाड़ी को रिवर्स किया और गाड़ी को इस कच्ची सड़क पर ले गया। जैसे ही मैं गाड़ी को नीचे ले गया तो पीछे से दो आदमी आए जिनके पास मोटे कंबल और एक यामाहा मोटरसाइकिल थी और आकर हमसे कहा, कहाँ जा रहे हो? हमने उनसे कहा कि ये लाश हमने पहुंचानी है। उन्होंने कहा कि ये सड़क ठीक नहीं है और रात को इस सड़क पर कोई नहीं जाता, इसलिए बेहतर है कि आप उस सड़क पर ना जाएं। हमने उससे पूछा कि उसके अलावा और क्या रास्ता है। उसने बताया कि यहाँ से जाने के बाद एक ढाबे के बारे में बताया। 5-6 किलोमीटर के बाद एक ढाबा आएगा। उसने कहा कि वहाँ से 2 सड़कें होंगी, एक बाएं तरफ ले जाओ। वो सड़क लंबी है लेकिन महफूज सड़क है और वो सड़क भी इस सड़क पर है। अगर आप दाएं को लेंगे तो ये आपको छोटी सड़क पर ले जाएगी, लेकिन आप बाएं वाले को ले जाएंगे। वैसे भी हम और क्या कर सकते थे। हमने उस सड़क पर शुरू किया। वो कच्चा रास्ता बहुत तवील था। हम चलते रहे और चलते रहे। हम 5-6 किलोमीटर इस तरह चल पड़े जैसे हमने घंटों का सफ़र किया हो, क्योंकि सड़क बहुत ख़राब थी। और आखिरकार हम एक ढाबे पर पहुंच गए। वो ढाबा बिल्कुल वीरान था। हमने गाड़ी वहीं रोक दी। उसने लड़के से हमारे लिए चाय लाने को कहा। उन्होंने कहा कि कुछ वक्त लगेगा, आप लोग बैठें। हम वहीं बैठ गए। 4 कुर्सियां थीं। उसने एक टीन में आग जला रखी थी, उसमें कुछ लकड़ी डाल दी। उसने टन हमारे दरमियान रख दिया, जिसकी वजह से हमारी सर्दी कम हो रही थी। सच में हम लुत्फअंदोज हो रहे थे। सर्दी में हम आग जला रहे थे। थोड़ी देर बाद वो आदमी चाय ले आया और कहा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो हमने उससे कहा कि ये लाश किसी गांव में हमारे पास पहुंचा दो। उसने कहा, ठीक है, तुम लोग इस सड़क को ले लो। हमारे पीछे मोटरसाइकिल पर सवार लोगों ने हमें कहा कि बाएं सड़क पर चलो, लेकिन ढाबे पर वाला आदमी जिसने हमें सीधा रास्ता दिया, कहा कि पीछे से किसी ने कहा कि ये सड़क पर उड़ा है जिस पर आप कह रहे हैं। उसने कहा, ऐसी बातें नहीं बनती हैं, डरो नहीं, अल्लाह का नाम लो और इस रास्ते पर चलो, आपका वक्त बच जाएगा। और फिर किसी की मैत वक्त पर ले जाएं ताकि जनाजा वगैरह बरकत कर सकें। वैसे भी उस शख्स से हमारी बहुत अच्छी गपशप रही और हम वहाँ चाय से लुत्फ अंदोज होने लगे। अब अदनान भाई, वो ढाबा कुछ ऐसा था कि उसके पीछे चारों तरफ जंगल था। जंगल से मुराद खेतों, झाड़ियों, दरख्तों, सब्जियों वाली जगह थी। इसका मतलब है कि ये दिन के वक्त बहुत खूबसूरत नजर आएगा। वो जगह कैसा नज़ारा होगा। उस शख्स ने कहा कि मैंने अभी सब कुछ बंद कर दिया है, वरना मैं तुम्हें यहीं जलेबी खुला देता। मैं सर्दियों में दूध जलेबी का काम भी करता हूँ। वैसे भी हम चाय पी रहे थे तो उसमें क्या होता है, कुछ कथे उस ढाबे के पीछे से हमारी एम्बुलेंस के गर्द जमा हो गए और जोर जोर से भौंकने लगे।
इस आदमी ने पत्थर उठाया और भागा, लेकिन हम बहुत हैरान हुए कि कत्ते पता नहीं हमारी एम्बुलेंस की तरफ क्यों आए और भौंकने लगे। वैसे भी जीसा कि हमने आपको बताया था कि वो जगह दिन में बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन रात को ये नजर आने लगी। इतना सुनसान और वीरान चाय से फारिग होकर हमने उसे पैसे दिए और अपनी एम्बुलेंस की तरफ बढ़े। फिर हम अपनी गाड़ी में आए और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चले गए। हमने सही रास्ता अख्तियार की और चलते चलते हमें ज़्यादा से ज़्यादा घनी झाड़ियाँ और जंगलात नज़र आए। अदन भाई, मैं क्या कहूँ, वो इलाका इतना घना था कि हम उसे देखकर ही हंस पड़ते थे। धुंध इतनी घनी थी, मैं इतना खौफजदा था कि मैं अपनी गाड़ी की लाइट्स बंद करना चाहता था ताकि कोई हमें देख न सके। पता नहीं ये ख्यालात मेरे ज़हन में कैसे आ रहे थे, और हमें डर था कि हम इस सड़क को क्रॉस करेंगे और कोई सड़क ढूंढेंगे। वो सड़क वाकई बहुत खौफनाक थी। फिर हमने उस सड़क के बारे में सुना कि ये खौफनाक है और उसकी वजह से हमारा खौफ बढ़ गया। और फिर ऐसी पथरीली सड़क आ गई कि इतने बड़े पत्थर आने लगे। हमारी गाड़ी के नीचे आ जाऊं और अचानक मैंने टायर के धमाके की आवाज़ सुनी और अचानक सारी हवा उड़ गई। मेरी गाड़ी का एक टायर फंस गया और जैसे ही हुआ चली तो मैं और मेरा दोस्त भी चौंक गए। हमें क्या हुआ मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन हम उसे नहीं मानते। अब जैसा कि मेरे साथी ने कहा कि आप उन बातों पर तवज्जो न दें, अपना काम जल्दी करो, हमें यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना है। मैंने दिल में सोचा कि कुछ भी हो जाए मैं उसे नज़रअंदाज कर दूंगा। हम दोनों एक दूसरे के सहारे हैं और मैं अपने काम पर तवज्जो देता हूँ। मैंने अपने काम की रफ्तार बढ़ा दी है, लेकिन अब सरगर्मियाँ बढ़ने लगी हैं। हवा यूं कि जो साथी मेरे साथ था वो उधर उधर देख रहा था। वो बहुत खौफजदा भी था और मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था। लेकिन फिर यूं होता है कि हमें अपने उर्द-गर्द गाड़ी की दौर से ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जैसे कोई पड़ी पत्तों पर चल रहा हो। और मेरे भाई, यकीन करें कि कभी कभी हमने कदमों की आवाज़ें इतनी करीब से सुनी कि लगता था कि कोई हमारे सर के बिल्कुल पास खड़ा है, जैसे कोई हमारी पश्त पर खड़ा हो। और मेरा साथी मुझसे कहता था, तवज्जो मत देना, काम करते रहना, पीछे मुड़कर मत देखना। अदनान भाई, आपको उसके बारे में क्या बताऊं, डर की क्या हालत थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं काम करने के काबिल नहीं था और मुझे भी तेज़ी से काम करना था। इसी दौरान हमें महसूस हुआ कि चलते चलते कदमों की आवाज़ गाड़ी के पछले हिस्से में चली गई है और आप यकीन करेंगे कि किसी ने उस कार का बोट खोला। हमने बोट खुलते हुए महसूस किया, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे ऊंचा बोट पीछे से पूरी तरह खुलता है और पीछे की तरफ पीछे से नजर आता है। तो किसी ने गाड़ी का लॉक खोलकर बोट खोला। इसमें हाइड्रोलिक जिग्स हैं। बोट खोलने के लिए थोड़ा सा लॉक देने से खुद ही खुल जाता है। तो हमने देखा कि बोट खोलने के बाद कुछ वजन आपके सामने बैठा है। हम अगले टायर में मसरूफ थे जो ड्राइविंग साइड का था। यूं लगा जिसे कोई भारी वजन गाड़ी पर बैठ गया हो। गाड़ी का पछला हिस्सा नीचे दब गया। उसके बैठने का वक्त था कि गाड़ी के अंदर से आवाजें आने लगे जैसे कोई छड़ी से ताबूत को मार रहा हो। आवाज की बात यह थी कि हमें ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थीं जैसे कोई किसी के चेहरे को छू रहा हो और वो सामने से चीख रहे हों और मुसलसल ताबूत के अंदर की तरफ बढ़ रहे हों, जैसे ताबूत के अंदर से कोई किसी को मौके मार रहा हो। आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने लकड़ी के बलाक पर किसी को घूंसा मारा हो। और आवाजें आने लगे। गाड़ी में एक जोरदार जलजला आया, गाड़ी हिलने लगी। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर तुम इंसान हो तो उससे लड़ो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन हम नहीं देख सके। ये मखलूक, हम बहुत बेबस थे। आप यकीन करें कि हमने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं और कभी रोए नहीं, लेकिन इस रात मुझे लगता है कि मैंने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा। मेरी आंखें रोने लगे। मैं खौफ से चीख रहा था और रो रहा था। मेरा साथी बहुत उदास था। वो मुझे थप्पड़ मारता रहा। वो इंसान था, डर भी लगता था, लेकिन बड़ी बात ये थी कि वो मुझे सुकून भी दे रहा था। और जब ताबूत की आवाज़ आई, अदनान भाई, ये बहुत डरावना है। मैंने नौकरी छोड़ दी और मैंने भी आयतुल गुल पढ़ना शुरू कर दी। हमने ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, और अगर दौर कोई शख्स होता तो वो हमारी आवाज़ इस दौर में सुनता। हमने इतनी बुलंद आवाज़ में तलावत शुरू की कि आप अदनान को यकीन करेंगे कि उसका असर हुआ कि वज़न में गाड़ी धीरे धीरे कम हुई।
जी से कोई गाड़ी से उतरा और ताबूत से आवाज़ आना बंद हो गई तो हम उसे चेक करने के लिए वापस चले गए। हम दोनों उठकर गाड़ी के पिछले हिस्से में गए। ताबूत में चेहरे पर एक छोटा सा दरवाज़ा था, काबीना का दरवाज़ा। हमने उसे खोलकर मीयत को चेक किया। आवाज़ कैसी थी, लेकिन लाश पहले ही मर्दा थी। इसमें कोई हरकत नहीं थी, इसमें कुछ नहीं था। हालांकि जब से हम मीयत को लेकर इस सफ़र पर गए थे तब से हमने उसे नहीं देखा था। वो कैसा इंसान है, वो कौन है? लेकिन जब हमने वो लाश देखी तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम कितने खौफजदा थे। वो एक बेजान शख्स था जिसकी जान छूट चुकी थी, लेकिन इसकी आंखें नाक में थीं और उसकी बेजान हालत। हालांकि हमने भी एक दिन मरना है, लेकिन हालात ऐसे थे कि हम बहुत खौफजदा थे। बहरहाल हमने दोबारा बर्तन बंद करके दोबारा काम शुरू कर दिया। मैंने स्टिपनी को फट करने की कोशिश की, लेकिन ये ठीक से फट नहीं बैठा। हमें लगा कि हमें गाड़ी के ठीक होने और निकलने का इंतज़ार करना है, लेकिन इस कार ने भी हमें जवाब दे दिया। अब हमें इस खला में इस मर्दा जिस्म के साथ किसी का इंतज़ार करना था। स्टीपनी को दोबारा हटाया और फटे हुए टायर को दोबारा फट किया। स्टीपनी फट न होने की वजह से मैं जाग क्या करता था, लेकिन वो सिर इस दिन काम नहीं करती थी। तब मैं घबरा गया था और मैं बहुत खौफजदा भी था। हमने सोचा कि गाड़ी में बैठकर हमारी मदद का इंतज़ार करें, और वहाँ कोई सिग्नल नहीं था। किसी को मदद के लिए बुलाया जाए, लेकिन हम किसको फ़ोन करें और क्या बताएं कि हम कहाँ हैं? हम अल्लाह के फजल से सब कुछ गनवा चुके थे और गाड़ी को अंदर से लॉक कर दिया था। मसला ये था कि हमारे साथ एक लाश थी। हम अंदर और बाहर से खौफजदा थे। इतने में हमने उस वीरान इलाके में ढोल बजाने की आवाज़ सुनी। यूं लगा जैसे कोई दौर से ढोल बजा रहा हो। शायद शादी का वक्त था। हमने गाड़ी का शीशा नीचे किया और हारन की आवाज़ का तसव्वुर करने लगे जो गाड़ी के दाएं बाएं आ रही थी, लेकिन आवाज़ इतनी दौर थी कि हम उसे मुश्किल से सुन सकते थे। ऐसा होता है कि आपने देखा हो कि बहुत तेज हवा चल रही है या आवाज़ दौर से अजान की आवाज़ सुनाई देती है। अगर हल्की हुआ चलती है तो वो आवाज़ थोड़ी देर के लिए हमारे कानों में पड़ेगी और फिर कुछ देर के लिए गायब हो जाएगी। हवा हमारी तरफ है, फिर आवाज़ हमारी तरफ आने लगती है। यही कुछ हमारे साथ हो रहा था। वो आवाज़ कुछ देर हमारे कानों में पड़ती है, फिर कुछ देर के लिए गायब हो जाती है। लेकिन जब ये बात हमारे कानों में पड़ी तो हम शेर की समत का अंदाज़ा लगा रहे थे। हमने अपना हदफ तय कर लिया था कि आवाज़ किस समत से आ रही थी, और उसके बाद हमने गाड़ी छोड़कर इस जगह की तरफ भागने का इरादा किया। बहरहाल जब हमने समत का तयन किया और अपना हदफ बनाया तो बस गाड़ी छोड़कर इस जगह की तरफ भागने लगे। न जाने हम किस खीत कनकांठों में दौड़ते रहे और हम भागते रहे। सर्दी बहुत ज़ोरदार थी, लेकिन अब हमें गर्मी का एहसास होने लगा। हमने चादर गाड़ी में डाली और दौड़ने लगे। अच्छी बात यह थी कि ढोल की आवाज़ हमें करीब आते महसूस होने लगी, जैसा कि पहले हमारे पास आता था, लेकिन अब ठीक से हमारे पास आ रहा है। लेकिन ये अभी भी दौर था। हम बस हंसते, सांस लेते और भागते रहे और पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आप अदनान को यकीन करेंगे कि जब हम वहाँ से भाग रहे थे तो हमें लग रहा था कि कोई हमारे पीछे है, कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमारे पीछे भाग रहा है। दौड़ते हुए हम इस आवाज़ के करीब जा रहे थे और फिर हमें मालूम हुआ कि वो आवाज़ ढोल की नहीं है। पंजाबी में कुछ गाने चल रहे थे और फिर गाने के साथ ट्रैक्टर की आवाज़ भी सुनाई दी, जो हम पहले ही समझ चुके थे कि ये एक किसान है जो मिट्टी बो रहा है। किसान उमूमन रात को मिट्टी बोते हैं, और अगर आपने गांव में देखा हो तो ट्रैक्टर पर गाना लगाते हैं और रात को मिट्टी बोते थे कि धुंध की वजह से हम उसे नहीं देख सके, लेकिन ट्रैक्टर की आवाज़ सुन सकते थे। जब आप तूफान से डरते थे तो हमने चलना नहीं छोड़ा। पता नहीं ये हिम्मत कहाँ से आई। मैं इतनी तेज़ी से भागा और मैं जगह जगह दौड़ रहा था। वैसे भी हम इस आवाज़ के बहुत करीब थे। मैं क्या कह सकता, हम खुश थे। हम एक इंसान की मौजूदगी के बहुत करीब थे। अब एक दिल दहला देने वाला मंजर हमारे सामने था कि हम सिर्फ इस आवाज़ की समत देखते हुए भाग रहे थे कि अचानक एक लहर हमारे सामने आ गई और हम नाकाम रहे कि दुनिया के उस किनारे से जो भी आवाज़ आ रही है वो दरिया तकरीबन 12 या 14 फुट है। हम उसे कैसे अबूर करें? हम दरिया के किनारे खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे। ट्रैक्टर की आवाज़ बहुत करीब थी।
हम इतने जोर से चीखने लगे कि ड्राइवर हमारी आवाज सुन ले, लेकिन हम अचानक हमें अपनी तरफ एक चमकती हुई धुंध नजर आई। फिर अचानक ट्रैक्टर के पीछे एक ट्रैक्टर था। हम फिर से हेडलाइट इस धुंध और फिर हमें लगा कि ट्रैक्टर हमारी तरफ ट्रैक्टर दरिया के उस पार हमारी तरफ था। एक आदमी इस ट्रैक्टर से उतरता है और हमें पुकारता है। उसने पंजाबी में पुकारा, तुम कौन हो? हमने कहा, हम शहर से आए हैं और गांव जा रहे हैं। हम इस सड़क से इस गांव जा रहे हैं। हमने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने बड़े गुस्से से कहा कि तुम्हें इस सड़क से आने को किसने कहा? रात को इस सड़क से कोई नहीं आता। तुम लोगों ने ऐसी हमाकत क्यों की? उसने कहा कि तुम दुनिया के दाएं तरफ चलते रहो, मैं ट्रैक्टर लेकर आ रहा हूं। हम दाएं तरफ चलते रहे और वो ट्रैक्टर दुनिया के दूसरी तरफ चलता रहा। चलने के बाद एक छोटा पल आता है और ट्रैक्टर उस पर आ जाता है। एक आदमी था जिसने अपना पूरा बाजू ढांप रखा था। उसने कहा, मेरे साथ मेरे घर चलो, रात को यहां ठहरो। DW सुबह में आपकी कार के बारे में कुछ करेंगे, तुम जाओ यहां से। हमने कहा, नहीं, हमारे साथ एक लाश है और हमने उसे गांव पहुंचाना है। उन्हें उसके घर में लाश दफनानी थी। वो बहुत परेशान हुआ और बोला, तुम लोग मेरे साथ ट्रैक्टर पर बैठो, हम वहां जाएंगे जहां तुम्हारी गाड़ी खड़ी है। मेरे पास कुछ औजार हैं, शायद आप मेरी मदद कर सकें। वैसे भी हम ट्रैक्टर पर चढ़ गए। उस पर बैठने की जगह नहीं थी। उसके दोनों तरफ मट्टी के पहरे थे। एक आदमी उस पर बैठा और दूसरा दूसरे पर, और बीच में बैठा लड़का ट्रैक्टर चला रहा था। उसकी छत पर हेवी ड्यूटी लाइट थी। वो रास्ता जानता था। हमने उसे सिर्फ एक इशारा दिया और वो उस सड़क पर चलने लगा। 10-15 मिनट चलने के बाद हमने देखा कि हम अपनी गाड़ी के बहुत करीब हैं। हम वहां रुक गए। तो क्या करें? हम देखते हैं कि हमारी गाड़ी के तमाम दरवाजे खुले हैं, गाड़ी का पिछला हिस्सा खिला है और गाड़ी के अंदर की चीजें बाहर फेंक दी गई हैं। हमने भागकर देखा कि लाश अपनी जगह पर पड़ी थी। हमने उसका शुक्रिया अदा किया और बताया कि हमारे जाने से पहले ऐसा कुछ नहीं था। ये हमारे कार से निकलने के बाद हुआ। इस आदमी ने कहा कि मेरे पास कुछ औजार हैं, इन्हें देख लें, शायद वो आपके काम आए। लेकिन वो औजार हमारे किसी काम के नहीं थे। मेरी गाड़ी की स्टिपनी की कोई तकनीकी वजह थी। आपके पास एक ही ऑप्शन है। मेरा गांव यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर है। वहाँ एक पंचर की दुकान है, वो अब बंद हो जाएगी, लेकिन मालिक ने घर के बाहर दुकान खोल रखी है। हम जाकर उसके दरवाजे पर दस्तक देंगे और माफ़ी मांगेंगे। हम उससे दरख्वास्त करेंगे, हमारे लिए कोई हल। इससे बढ़कर क्या बुरा होने वाला था? ट्रैक्टर मैंने उसी हालत में गाड़ी स्टार्ट की और ट्रैक्टर के पीछे चलने लगा। वो आगे था और मैं पीछे। गाड़ी का टायर पहले ही फट चुका। हमारी गाड़ी चल रही थी और ऐसा महसूस होता था कि कोई हमें पीछे से टिकर मार रहा है, कभी साइड से और फिर हमें मारता है। हम इस तरह की मुसलसल सरगर्मियां कर रहे थे और हमें ऐसा महसूस होता था कि हमारी तरफ से कोई सायादार आ रहा है और हमें उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमने फैसला कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और न ही अपनी तरफ। हम बस चलते रहे और इस ट्रैक्टर के पीछे चलते रहे। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद हम एक गांव पहुंच गए। इस शख्स ने एक जगह ट्रैक्टर रोका और एक घर का दरवाजा खोला। दुकान बाहर थी जो बंद थी। बहुत दस्तक देने के बाद वो शख्स बाहर आता है। वो सो रहा था। ट्रैक्टर ड्राइवर ने उसे बताया कि वो शहर से आए हैं और उनके पास एक लाश पड़ी है। ये वो लोग हैं जो ये काम करने पर मजबूर हैं। ये एक अच्छा काम है। मैं मानता हूँ कि आपकी नींद खराब हुई है, लेकिन उनकी मदद करें। जब इस शख्स ने सारी बात सुनी तो वे मदद करने पर राजी हो गया। हम फौरन अंदर गए और कुछ चाबियां लेकर अपनी दुकान खोली। वो दुकान इतनी अच्छी नहीं थी जितनी देहात में है, और उसके बाद उसने हमारी गाड़ी का टायर बदल दिया जो कि एक सुतीली थी, और उसने उसे मुनासिब तरीके से फट किया। और इस दौरान वो शख्स अपनी बीवी को उठाकर हमारे लिए चाय बनाकर आया। हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमें वो आदमी और वो ट्रैक्टर वाला आदमी अब भी याद है। कभी ये किस्सा सुने तो समझेंगे कि ये वही हैं जिनका जिक्र हो रहा है। इसलिए मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतने में हमारी गाड़ी तैयार हुई और उसके बाद उन्होंने हमें रास्ता बताया कि ना इस रास्ते से ना इस रास्ते से आपको इस तरफ जाना है। और उसके बाद हम इस ट्रैक्टर के पीछे लगभग 10 मिनट तक वो हमें एक सड़क पर ले गया और इस सड़क को भी जीटी रोड से मिलना था। उसने कहा सीधे जाओ, जीटी रोड आएगा। हमने शुक्रिया अदा किया।
उसने अपना सफ़र शुरू किया तो इस गांव तक पहुंचने में हमें तकरीबन 3.5 घंटे लगे। अदनान भाई, सफ़र 4.5 घंटे का था, लेकिन उस सब के बाद रात को सफ़र मुनक़ता हो गया। जब हम गांव पहुंचे तो लोग पहले से तैयार थे। सब ने मीत वसूल की और रोने की आवाज़ आई। किसी ने हमसे नहीं पूछा कि इतनी देर क्यों हुई। ना वो इस हालत में थे कि हम उन्हें अपना पूरा इंटरव्यू देते, तो वैसे भी हम मुतमईन थे कि हमने उनके उसासे उनके हवाले कर दिए और फिर वापसी का रास्ता अख्तियार किया। हमने दिन में वापसी का सफ़र तय किया और जैसा कि सब जानते हैं कि पंजाब की धुंध कितनी है, सुबह बहुत धुंध थी। हमने वापसी का सफ़र किया BGT रोड, लेकिन इस बार हमने गलत मोड़ लिया और सड़क अबूर की। हम सीधी सड़क पर आ गए जो हमने रखी थी। तो ये एक ऐसा वाकया था जो मुझे आज तक अपनी ज़िंदगी में याद है। मैं आज भी वहाँ काम करता हूँ। मेरे साथी और आज भी जब भी वो वाकया याद आता है तो आंखें नम हो जाती हैं। अब आपके कुछ सुनने वालों को इस पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये वाकया सच्चा है। और एक बात आपको बताना है, एक चीज़ मामा है, जब हमने उस गाड़ी में वज़न महसूस किया, इस ताबूत के खाने में वे हरकत कैसी थी और साफ जाहिर था कि वो आवाज़ इस ताबूत के खाने से आ रही थी और यूं महसूस हुआ जैसे कोई ताबूत के अंदर से मार रहा है। अजान भाई, ये बात हमने एक साहब इल्म से शेयर की है। उसने हमें बताया कि आप जहाँ भी थे वहाँ इसरात थे और ये इसरात फौरी तौर पर मर्दा लोगों पर पड़ते हैं। तो शायद वो इसरात कुछ अरसे से इस जिस्म में रहे हों और जब आपने कलाम इलाही पढ़ा तो छोड़ दिया। बहरहाल कुछ लोगों ने कुछ कहा, कुछ लोगों ने कुछ कहा, लेकिन हकीकत किया थी ये तो मेरा खुदा ही जानता है। ये मेरी कहानी थी। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने चैनल पर शेयर करें। अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी आपकी सांसें ले गई होगी। अगर आपको कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे आप मेरी हॉरर स्टोरी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और आपको सब कुछ मिलेगा, मेरी कहानी के नोटिफिकेशन। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे इतनी मोहब्बत करने के लिए, इतना अच्छा तबसरा करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत मशकूर हूँ। अगर आप अपनी कोई भी कहानी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे उस पर लिखकर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन बरा करम जो कहानी आप मुझसे शायर करना चाहते हैं उसे किसी पर भी शायर ना करें। दूसरे चैनल मैं आपकी रुखसत लूँगा, मैं कोई और दिलचस्प कहानी सोचूंगा। अल्लाह हाफिज़।